अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम चैप्टर नंबर 14 सप्लीमेंटल प्रोविजंस को कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 172 से ऑनवर्ड्स करेंगे। सेक्शन 172 ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन मैटर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। यहाँ पे इस सेक्शन में बेसिकली सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार किया गया है। ये कहा गया है कि जो मैटर्स रेवेन्यू ऑफिसर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनको ट्राई सिविल कोर्ट्स नहीं कर सकती। सब सेक्शन 1 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, कि जहाँ पे भी इस सेक्शन से रिपग्नेंट ऑपोजिट कहीं लैंड रेवेन्यू एक्ट में कहा गया है कि सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है किसी मैटर को, तो किया जा सकता है। उसके अलावा जनरली कह रहे हैं नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन एनी मैटर इन विच द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट to dispose of or take cognizance of the matter in which the government or board of revenue or a revenue officer exercise any powers vested in it or him by or under this act। clear words में कह रहे हैं कि जो matters बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में है उनको सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती। ये जनरली हमें बता दिया गया, लेकिन शुरू में कहा गया था एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। अब जहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में बाकायदा कहा जा रहा है कि इस मैटर को सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर नहीं कहा गया और जुरिस्डिक्शन फिर वहाँ पे सिविल कोर्ट की बाहर है, वो रेवेन्यू कोर्ट्स ही उस मैटर को डिसाइड करेंगी। देखिए, अगर हम इस लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ के आ रहे हैं, इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 53, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई एंट्री वगैरह को चैलेंज करना हो तो उस मैटर में उस सेक्शन में क्लियरली लिखा गया था कि सिविल कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है। अब सेक्शन 53 को हम देख भी लेते हैं यहाँ पे। सेक्शन 53, if any person considers himself aggrieved by an entry in the record of right or in a periodical records as to any right of which he is in possession, he may institute a suit for declaration। ये सेक्शन 53 में कहा गया था। अब ये सूट फॉर डेक्लरेशन सिविल कोर्ट में फ़ाइल होना है, तो सेक्शन 53 एक एक्सेप्शन जो ये यहाँ पे बताई गई थी वो आ गई। उसके अलावा भी जहाँ पे भी हम और जगह पे भी पढ़ के आ रहे हैं कि जहाँ पे टाइटल डिस्प्यूटेड हो जाएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीडिंग्स को रोक के कह सकता है कि जाओ आप सिविल कोर्ट में जाओ और जाके वहाँ से डिक्लेयर करवा के ले आओ। तो जहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इस मैटर को सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है तो वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, अदरवाइज नहीं। ये सब सेक्शन 1 में कह दिया गया। सब सेक्शन 2, अब इसमें सब सेक्शन 1 था जनरली बात कर रहा था। सब सेक्शन 2 में बेसिकली इन्होंने 21 सर्कमस्टांसेस को मेंशन कर दिया कि इनमें सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पे कहते भी हैं विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 a civil court shall not exercise jurisdiction over any of the following matters namely। अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में फर्दर वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने सब सेक्शन 1 में कह दिया है कि जिन मैटर्स में रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर है। इवन देन फिर भी हम ये फर्दर सिचुएशंस दे रहे हैं मज़ीद चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए कि जी इन पे सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन एज टू द लिमिट्स ऑफ एनी लैंड, किसी लैंड की लिमिट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो कह रहे हैं कि इस पे सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। Any claim to compel the discharge of the duties imposed by this act or any other enactment for the time being in force, तो रेवेन्यू ऑफिसर की यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट नहीं कर सकती। Any claim to the office of the village office, any claim to the office of a village officer, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो भाई रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। Any notification directing the making or revision of record of rights, इस पे वो कह रहे हैं सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। The framing of record of right or periodical record of preparation, signing or attestation of any documents included in such record, तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मैटर है तो भाई वो रेवेन्यू कोर्ट ने उसको डिसाइड करना। तो बहरहाल
ये 21 सिचुएशंस इस सबसेक्शन 2 में बता दी गई हैं जिनमें सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये मैटर्स रेवेन्यू कोर्ट्स ने ही डिसाइड करने हैं। सेक्शन 173 पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर्स मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट और जनरल रीअसेसमेंट विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। अब यहाँ पे सब इस सेक्शन में 173 में रेवेन्यू ऑफिसर को पावर्स दे सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सिविल कोर्ट की, एक रेवेन्यू ऑफिसर को सिविल कोर्ट की पावर्स दी जा सकती हैं, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। सब सेक्शन 1 द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्वेस्ट एनी रेवेन्यू ऑफिसर मेकिंग और स्पेशली रिवाइजिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट इन एनी लोकल एरिया इन परसुएंस ऑफ ए नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 40। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 40 के अंडर किसी लोकल एरिया में किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट को रिवाइज वगैरह कर रहा है, नंबर 2 और मेकिंग अ जनरल रीअसेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन एनी लोकल एरिया, या वो जनरल रीअसेसमेंट कर रहा है अंडर सेक्शन 59, और एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन अ कॉलोनी एज डिफाइंड इन कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912, इसके अंडर अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहा है, और एनी रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल दैट ऑफिसर इज़, या जिसके भी अंडर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है इस और any revenue officer to whose control that revenue officer is subject with all or any of the powers of any court constituted under the West Pakistan Civil Courts Ordinance 1962 for the purpose of trying all or any specified classes of suits or appeals relating to the land arising in local area। सिंपली इसमें सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू किसी रेवेन्यू ऑफिसर को जो अंडर सेक्शन 40 या अंडर सेक्शन 59 या वो किसी कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट है 1912 उसके अंडर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है तो उसको सिविल कोर्ट्स की वो पावर दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे कैंसल एन ऑर्डर नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 होली और इन पार्ट। ऑब्वियसली अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू उसको सिविल कोर्ट की पावर्स दे सकता है तो सब सेक्शन 2 के ज़रिए वो ये पावर्स को कैंसिल भी कर सकता है। सब सेक्शन 3 वाइल एन ऑर्डर और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 continues in force the power conferred thereby shall be exercised by the officer invested therewith और नॉट अदरवाइज। सब सेक्शन 3 में बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब तक ये नोटिफिकेशन के थ्रू किसी रेवेन्यू ऑफिसर को पावर्स दी गई हैं सिविल कोर्ट की, तो जब तक ये ऑर्डर इन फोर्स है तब तक वही रेवेन्यू ऑफिसर जिसको ये पावर्स दी गई हैं वो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं, कोई और रेवेन्यू ऑफिसर नहीं शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन के थ्रू जिसको ये पावर्स दी गई हैं सिर्फ वही यूज़ करेगा। सब सेक्शन 4 एनी केस पेंडिंग बिफोर एन ऑफिसर अंडर द ऑर्डर ऑफ सबसिस्टिंग part of the order at the time of cancellation thereof may dispose of by him as if the order or that part of it continued in force। देखें अब इसमें पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जब ये किसी रेवेन्यू ऑफिसर को जब ये पावर दी गई है और उसके दौरान कोई केस पेंडिंग है और उसी दौरानिए में अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो वो स्टिल जो पेंडिंग केस है उसको वो डिसाइड कर सकता है अनलेस द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट्स एड इट इज़ hereby empowered to do that those cases shall be transferred to for the disposal to the courts by which they would have been disposed of if the order had not been notified। अब ये फर्दर कह रहे हैं कि सबसेक्शन 4 में बेसिकली कह रहे हैं कि पेंडेंसी किसी केस के दौरान कोई केस पेंडिंग है उसके दौरान ही अगर ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाए, वो इन्फोर्स ना रहे, तो जो पेंडिंग केस को है वो रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड कर सकता है अनलेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये डायरेक्ट कर दे कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए उस कोर्ट के पास कि अगर ये नोटिफिकेशन ना दिया जाता तो वो कोर्ट जो इसको डिसाइड कर सकती थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सो पेंडेंसी के दौरान अगर ये ऑर्डर नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, तो फिर भी वो उसको डिसाइड कर सकता है अनलेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट कर दे कि इस केस को आप ट्रांसफ़र कर दो। सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाई नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंट्स एंड द कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर शैल अप्लाई टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर हु हैज़ बिन इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट
अब ये पहली बात ये कह रहे हैं सब सेक्शन 1 में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो प्रोविजंस हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स को उनकी सुपरिटेंडेंस उनके कंट्रोल के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो इन रेवेन्यू ऑफिसर्स पे भी अप्लाई होंगी जिनको पावर्स दे दी गई हैं सिविल कोर्ट की। सो दोबारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की वो प्रोविजंस जिनके रिगार्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल किया जाता है उनकी सुपरिटेंडेंस की जा सकती हैं, वो प्रोविजंस इन रेवेन्यू ऑफिसर्स पे भी अप्लाई होंगी जिनको सिविल कोर्ट्स की पावर्स दी गई हैं। एंड द अपील शैल लाई फ्रॉम हिज डिक्रीज एंड ऑर्डर्स टू, और उनके जो ऑर्डर्स हैं और जो डिक्रीज हैं उनके अगेंस्ट अपील भी हो सकती है। एंड हिज डिक्रीज एंड ऑर्डर्स बी सब्जेक्ट टू रिवीजन बाई अ रेवेन्यू ऑफिसर इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 173, और ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स हैं डिक्रीज हैं उनके अगेंस्ट रिवीजन भी सुनी जा सकती है उन रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरफ से जिनको 173 की पावर्स दे दी गई हैं। तो दूसरी बात, इन रेवेन्यू ऑफिसर्स के फैसलों के अगेंस्ट अपील और रिवीजन भी हो सकती है और वो सुनेगा 173 का एक रेवेन्यू ऑफिसर विद द पावर ऑफ टू अ कोर्ट, जिसको कोर्ट की पावर दी गई है, विच वुड बी कम्पिटेंट अंडर द ऑर्डिनेंस टू हियर अपील्स और रिवाइज सच डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। सो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनके फैसलों के अगेंस्ट अपील भी हो सकेगी, रिवीजन भी हो सकेगी। सब सेक्शन 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच नोटिफिकेशन, लेकिन अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया गवर्नमेंट की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, a revenue officer invested under section 173 with the powers of any such civil court as aforesaid shall respect to the exercise of those powers be deemed to be such a civil court for the purpose of aforesaid ordinance। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस किस्म का नोटिफिकेशन ये सब सेक्शन 1 वाला अगर नहीं दिया गया तो ये रेवेन्यू ऑफिसर जिसको 173 की पावर्स दी गई हैं वो सिविल कोर्ट की ही सारी पावर्स उसके पास होंगी जो उस ऑर्डिनेंस 1962 वाले के अकॉर्डिंगली उसको दी गई हैं।